हेलो दोस्तों, स्वागत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग हिस्ट्री का देख रहे थे क्लास। हिस्ट्री में हम लोगों को अभी देख रहे थे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख रहे थे। जहाँ तक हम लोग ये पढ़ चुके थे, ये टॉपिक हम लोग कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत तक पढ़ चुके थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मौर्यकालीन समाज के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो मौर्यकालीन समाज कैसा था, ये आज हम लोग देखेंगे। तो समाज कैसी थी, तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक संगठन देखिए वर्ण व्यवस्था के आधार पर बना हुआ था। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वैदिक काल से ही कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर था। पहले कर्म व्यवस्था के आधार पे भी था, तो बाद में क्या हुआ था, वर्ण व्यवस्था के आधार पे ये सामाजिक संगठन था। मौर्य समाज में जाति के आधार पर बांटा हुआ था। प्रत्येक वर्ण की स्थिति और उनके कर्तव्यों का विवरण अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। देखिए यही मेन बेसिकली बुक है अर्थशास्त्र, जो कौन लिखा है, कौटिल्य, चाणक्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए। इनका संबंध है राजनीति से और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंध है इसका। तो जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, तो सबसे ज्यादा जो हम लोगों को फैक्ट मिला है वो कहाँ से मिला है, अर्थशास्त्र से। तो इसके आधार जो है समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ था। अर्थशास्त्र के मुताबिक वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत सभी 4 वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती करने का उल्लेख मिलता है। चारों वर्ण को सेना में भर्ती किया गया था। 4 वर्ण कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना, और इसका मेन काम राजा का क्या काम है, तो वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना। राजा क्या था, तो केंद्रीय प्रशासन का ये मेन होता था। जैसे इसको अभी का आप प्रधानमंत्री बोलिए या राष्ट्रपति बोलिए, तो उस समय का ये राजा था। इसका मेन काम था कि वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राजा का मुख्य कार्य था। मेगास्थनीज, भारतीय समाज को 7 वर्गों में, मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन, दार्शनिक थे जो ब्राह्मण थे, कृषक किसान में कौन कौन, किसान, शूद्र, वैश्य, ये सारे कौन थे, ये किसान थे। कृषक में सारे लोग आते थे। सैनिक में क्षत्रिय थे। पशुपालक का एक ग्रुप बनाया, ये चरवाहा लोग। शिल्पकार वगैरह जो उद्योग धंधे करते थे, कुछ कुछ लोग निर्माण करते थे, दस्तकार। और एक मजिस्ट्रेट को जमाना है, न्यायाधीश वगैरह, और पार्षद में विभाजित किया। ये 7 वर्ग बताया है समाज का, कि मौर्य समाज के समय, मौर्यकालीन व्यवस्था के समय 4 तरह के लोग थे। दार्शनिक, ब्राह्मण हो गए, कृषक हो गए, सैनिक हो गए, पशुपालक हो गए, शिल्पकार हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए और पार्षद हो गए। तो ये खैर मेगास्थनीज आपका खुद बाहरी ही है, यूनानी लेखक है। लेकिन भारत में जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी 4 प्रकार की थी, जो हम लोगों का कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। ब्राह्मण समाज की स्थिति, ब्राह्मण समाज की शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षक थे। ब्राह्मण समाज का काम क्या था भाई, तो शिक्षा और संस्कृति के संरक्षक थे। वो अभी भी ऐसा ही है और पहले से ये चला आ रहा है ब्राह्मण। जिन्हें कर से मुक्त रखा जाता था, टैक्स वगैरह उन पे नहीं था। अपराध करने पर उन्हें यातना के बजाय माथे पर एक चिन्ह दागा, जबकि मृत्युदंड जल में डूबो कर दी जाती थी। देखिए ये था, अपराध के तो उनको यातना नहीं दिया जाता था, माथे पर एक चिन्ह दागा जाता था, और मृत्युदंड कहते जल में डुबा के दिया जाता था। ये था। मौर्य काल में कृषकों की संख्या सर्वाधिक थी। मतलब ये फांसी वगैरह का सीन इनके साथ नहीं, पानी में डुबा के मारा जाता था। तो फांसी वगैरह जो होता है, मृत्युदंड में फांसी देना, वो नहीं किया जाता था ब्राह्मणों के साथ। मौर्य काल में कृषकों की संख्या सर्वाधिक थी। दूसरे स्थान पर क्षत्रिय और योद्धा वर्ण से। कृषक बहुत ज्यादा किसान थे, और दूसरे में क्षत्रिय सेना वगैरह बहुत ज्यादा थे। हम लोग देख ही रहे मौर्यकालीन समाज में। संयुक्त परिवार की प्रथा ज्यादातर प्रचलित थी। ये देखिए संयुक्त परिवार था। अधिकांश विवाह एकात्मक होते थे, मतलब एकात्मक ही होते थे विवाह, लेकिन बहुविवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। तो खैर, तो बहुविवाह वहाँ पे सम्राट वगैरह थे, वो लोग भी बहुविवाह किए हैं, तो ये भी प्रथा विद्यमान थी ही, लेकिन अधिकांश विवाह होते थे एकात्मक। अर्थशास्त्र में 8 प्रकार, 8 अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। 8 प्रकार के विवाह कौन हो गए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये हम लोग देखे थे, वैदिक काल पढ़ रहे थे उसमें भी। तो ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है अर्थशास्त्र में। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह भी था। अनुलोम विवाह क्या होता है, हम बताए थे उसमें भी। अनुलोम विवाह क्या होता है, मतलब उच्च जाति का पति, पति जो है वो क्या होगा, उच्च जाति का, और ये शादी करेगा किससे, निम्न जाति से, ये निम्न जाति से। तो ये अनुलोम विवाह हो गया। और प्रतिलोम विवाह में जस्ट उल्टा, मतलब उच्च जाति के कन्या होगी और निम्न जाति का वर होगा। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी वहां पे प्रचलित था उसमें, मौर्य साम्राज्य में। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि यूनानी लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में योद्धाओं की पत्नियों के सती होने का उल्लेख करते हैं। यूनानी लेखक के उल्लेख करते हैं, उत्तर पश्चिम भाग, मतलब वही अफगानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, वो उल्लेख करते हैं कि नहीं, योद्धाओं के साथ पत्नियां कभी सती हुई थी। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण जो लिखा हुआ है वो 510 ईस्वी में मिलता है। अभी तो हम लोग ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं, बीसी। अब ये क्या मिलता है, ईस्वी में मिलता है, एडी में। 510 ईस्वी में मिला है सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण। अभिलेखीय प्रमाण मतलब वो लिखा हुआ है, अभिलेख में खुदा हुआ है, गुप्त काल के एरन अभिलेख से। किस काल का, तो गुप्त काल का। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इस पर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौर्य समाज में देखिए वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति भी प्रथा वहां चलती थी, और स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति जो करती थी महिलाएं, उनको रूपा जीवा कहा जाता है। इससे राज्य को राजस्व प्राप्त होता था, और इस पर टैक्स भी था, टैक्स भी देना पड़ता था लोग को।
स्त्रियों की दशा देखिए कैसे थी समाज में। ब्राह्मण साहित्य में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। ब्राह्मण साहित्य में मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। हड़प्पा समाज कैसा था? मात्र शतात्मक। हड़प्पा समाज मात्र शतात्मक था, लेकिन उसके बाद स्त्रियों की दशा जो है वो हमेशा कम ही रहा है। तो ब्राह्मण साहित्य में ये उल्लेख है कि उनको वैसा नहीं प्राप्त था। मौर्य काल में महिलाओं को महल के रक्षकों, राजा के अंगरक्षकों तथा जासूसों के रूप में नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। देखिए, महिलाओं को भी नियुक्त किया जाता था रक्षकों के लिए। राजा के अंगरक्षक भी ये भी होते थे और जासूस के रूप में भी इनको नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा स्त्री दासों के रूप में धातृ, उपचारिका और परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया। स्त्री दासों की एक श्रेणी बंधकों भी थी, मतलब बंधक भी बनाया जाता था। ये स्त्रियों की दशा देख रहे हैं, दूसरे दर्जे को उनको ओहदा मिला हुआ था मौर्य साम्राज्य में, लेकिन ये काम करते थे महिलाओं, महल के रक्षक के रूप में, राजा के अंगरक्षक थे, जासूस के रूप में भी काम करते थे। इसके अलावा स्त्री दासों का भी चर्चा हुआ है, जैसे धात्री, उपचारिका या परिचारिका के नाम से उल्लेख किया गया है कौटिल्य के द्वारा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तकों में बहुपत्नी प्रथा अथवा विधवा पुनर्वाह और विवाह विच्छेद तलाक का भी उल्लेख किया। मतलब ये सारी बहुपत्नी प्रथा ये तो थी ही, विधवा पुनर्वाह वही था, और विवाह विच्छेद तलाक वगैरह का भी सिस्टम उसमें चल रहा था। आपको इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सारे अभी भी लगभग वर्तमान में भी विद्यमान है। दास प्रथा कैसी थी देखिए। यूनानी लेखकों के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये यूनानी लेखक बोलते हैं कि नहीं, दास प्रथा नहीं थी। यूनानी लेखक मतलब बाहरी से जो है उनको जितना समझ में आया वो लिखे। अब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र का बात करेंगे वो तो यही का है, तो वो ज्यादा प्रमाणिक हो जाता है। यूनानी लेखक बोलते हैं कि दास प्रथा भारत में नहीं है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सभी स्वतंत्र और समान है, उनमें से कोई भी दास नहीं है। वो जितना भारत को जान पाया मौर्य साम्राज्य को, उसके अनुसार ये था कि कोई भी दास प्रथा वहां विद्यमान नहीं है। संभवतः इसलिए क्योंकि यूरोप में दासों की स्थिति बेहद ही दयनीय थी, जबकि भारतीय समाज में उनका उचित प्रबंधन था। अशोक ने अपने अभिलेखों में दासों को उचित सम्मान और व्यवहार करने का निर्देश दिया। देखिए ये बातें समझिए, ये ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार, कि यूरोप में जब वो दासों को देखा था तो उसकी स्थिति बहुत खराब थी। भारतीय समाज में ऐसा नहीं था, इनका उचित प्रबंधन किया जाता था दासों का। तभी तो मतलब अगर दास प्रथा यहाँ विद्यमान थी तभी ना अशोक अपने अभिलेखों में दासों को उचित सम्मान और व्यवहार देने का निर्देश दिया है। इसका मतलब कि दास प्रथा तो वहां पे थी समाज में, कौटिल्य का शास्त्र के अनुसार भी दास प्रथा थी। तो ये ऐसी स्थिति थी, इसलिए मेगास्थनीज बोला कि नहीं, यहाँ दास प्रथा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दासों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी। कौटिल्य 9 प्रकार के दासों के बारे में जानकारी देता है। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेगास्थनीज क्या बोला, मेगास्थनीज इंडिका में लिखा कि नहीं दास प्रथा नहीं है, लेकिन कौटिल्य बोलता है कि नहीं, किस तरह का 9 प्रकार के दासों के बारे में बताया, तो ज्यादा प्रमाणिक तो कौटिल्य ही होगा। एक है ध्वजाहरित, युद्ध में जीता हुआ, युद्ध में जीता वो भी दास बन गया। उदरदास, पेट का दास, मतलब जिसको खाना के लिए मतलब बंधक बना के रखा, या फिर आप उससे कुछ भी काम करा रहे हैं, दास है वो। गृहजात, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास, घर में कोई दासी काम कर रही है, उसके द्वारा कोई पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई तो वो गृहजात दास के नाम से जाना जाता था। फिर है दायागत, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त था। पैतृक संपत्ति के रूप में जो प्राप्त दास हुआ, मतलब कि जैसे साम्राज्य का एक पिता के द्वारा जब पुत्र को सौंपा गया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बिंदुसार को दिया गया, तो बिंदुसार को इसके साथ दास भी प्राप्त हुए, उसको दायगत बोले, पैतृक संपत्ति के रूप में दास प्राप्त हुए। लब्ध एक हो गया दास का प्रकार, दान में प्राप्त हुआ ये दास। कृत मतलब क्रय किया हुआ दास, कुछ दास खरीदे हुए भी थे। आत्म विक्रय मतलब स्वयं को बेचने वाला दास, हाँ मतलब मुझे पैसा का जरूरत है, मैं आपके यहाँ गुलाम के जैसा रहूंगा, काम करूंगा, तो वो आत्म विक्रयी दास। अहितक हो गया, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास, मतलब कुछ लोगों को ऋण चाहिए, उस अपने पुत्र वगैरह को या पुत्री वगैरह को छोड़ देते थे राजा के पास कि अपना काम धाम देखने के लिए, तो वो अहितक दास हुए। और दंड प्रणीत दास, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास, और दंड के परिणाम स्वरूप दास बनाया गया, मतलब उनको दंड देने के लिए कि तुम दास के रूप में रहो। इस तरह के 9 दासों का उल्लेख करता है। कौन करता है? कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बिल्कुल आप ये ध्यान रखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बड़े पैमाने पर दासों को कृषि कार्य में लगाए जाने का वर्णन मिलता है। अब जो ये दास आप देख रहे हैं, इतने 9 प्रकार के दास थे, तो इनका काम क्या था, तो बृहत रूप से उनको कृषि कार्यों में लगाया जाता था। ये दास संभवतः कैदी के रूप में कलिंग से लाए गए थे। ये दास जो थे कैसे, कलिंग से बहुत ज्यादा दास लाए गए थे कैदी के रूप में, और यहाँ आके खेती वगैरह कराया जाता था। ये हम लोग देख लिया अभी स्त्रियों की दशा क्या थी, दास प्रथा कैसी थी वहां पे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि पैसा उषा का क्या साधन था, राजस्व स्रोत क्या था, अभी के समय में क्या क्या टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सारे है ना, तो उसमें क्या था टैक्स के रूप में, मतलब कि राज्य को आय कहाँ से प्राप्त होगा। तो देखिए कहाँ से प्राप्त होता था, भूमि कर भाग कहलाता था। मतलब पहला तो आप समझ लीजिए कि भूमि पे कर लगा हुआ था, वो भाग कहलाता था। क्या नाम था उसका? भाग। भूमि कर कृषि उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक होता था, मतलब कृषि उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक टैक्स लिया जाता था। इसके अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं से युक्त भूमि पर उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक अतिरिक्त भूमि कर लिया जाता था।
पहला हो गया भूमि कर भाग और दूसरा हो गया कि ये क्या है, भूमि कर कृषि के ऊपर, जो कृषि आपकी खेती हुई उसका 1/6 से 1/4 भाग तक आपको टैक्स दे देना है, मतलब राजा को दे देना है, कुछ भी फसल आप उगाए वो दे देना है। इसके अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा, तो युक्त भूमि अगर कोई सिंचाई की सुविधा से आपको सिंचाई की सुविधा सरकार दे रही है तो उस पर टैक्स क्या है, 1/5 से 1/3 भाग तक अतिरिक्त भूमि कर लिया जाता था। कैसी भूमि पर, जिसमें आपकी सिंचाई की सुविधा है। तो जाहिर सी बात है, अगर सिंचाई की सुविधा का आप उपयोग कर रहे हैं तो उसमें टैक्स ज्यादा देना पड़ता था सरकार को। अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख के अनुसार, अशोक का रुम्नीदेही अभिलेख जो ये बनाया है, लुबनी ग्राम से उत्पादन का मात्र 8वां भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। ये तो हम लोग देख चुके थे। अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लिया था तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित सारे स्थानों पे वो जा रहा था और लुबनी ग्राम गया था, और वहां पे क्या हुआ, तो टैक्स को बहुत कम कर दिया था क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये लोग को सुविधा के लिए 8वां भाग टैक्स के रूप में देता था। अर्थशास्त्र के अनुसार परनय नामक आपातकालीन कर भी लिया जाता था। देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि भूमि पे कर लिया गया, सिंचाई पे कर लिया जाता था। मौर्यकालीन समाज में राजस्व के स्रोत है ये। एक देखिए परनय नामक एक अलग कराया, यह आपातकालीन टैक्स, इमरजेंसी टैक्स है। बगीचे से ये लिया जाता था, मतलब कोई समस्या हो गई उसमें लोगों से टैक्स लिया जाता था, तब पर नहीं था नाम। बगीचे से प्राप्त होने वाली आय को सेतु, और बगीचों से भी आय प्राप्त होती थी, उसको बोलते थे सेतु। मतलब ये हम लोग का राजस्व ऐसे वहां पे बढ़ता था। सेतु जो बगीचों से लिया जाता था, पर नहीं लिया जाता था। बिक्री के लिए नगर में लाई गई वस्तुओं पर कर, देखिए बिक्री के लिए भी कर लगता था। अभी जीएसटी वगैरह जो बोल रहे हैं, ये सारे चीज देखिए हम लोग को उस समय प्राचीन भारत में, लगभग अभी से हम लोग कितने कितने साल पुराने पढ़ रहे हैं, मतलब 2300-2400 साल पुराने इतिहास में देखिए ये सारे जीएसटी वगैरह लागू है उस समय भी। और नगरों के प्रवेश द्वार पे भी वसूली की जाती थी, वो टैक्स वगैरह लगता था। अभी भी आप कोई बड़े बड़े शहर जाएंगे तो वहाँ पे नगर निगम का टैक्स लगता है अभी भी, गाड़ी वगैरह से। इसके अलावा राज्य को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि में एक अधिकार प्राप्त था। मतलब ये खनन वगैरह राज्य का ही काम था। शराब की बिक्री पर पूरा टैक्स राज्य रखता था। हाथियों के निर्माण, सॉरी हथियारों के निर्माण पर पूरा टैक्स वगैरह जो भी या फिर जो बिक्री करते थे वो सारे के सारे राजस्व स्रोत के साधन थे। देखिए कर प्रणाली के एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। भाग लिया जाता था, किसानों की भूमि से लिया जाने वाला भूमि कर। देखिए बलि क्या है, भाग के अतिरिक्त अन्य कर, ये धार्मिक कर है एक तरह का। एक है परनय, परनय क्या है, आपातकालीन स्थिति में राजा द्वारा टैक्स लिया जाता था। कोई इमरजेंसी हो गया, युद्ध लड़ रहा है, ये करना है तो उसमें टैक्स लगा दिया, परनय। फिर पिंडकर एक है टैक्स, राजा द्वारा पूरे गांव से वर्ष में एक बार वसूला जाने वाला कर। मतलब अभी का इनकम टैक्स जो है, अभी का इनकम टैक्स उस समय का देखिए पिंडकर नाम है उसका। फिर है सेना भक्त कर, सेना भक्त कर सेना के प्रयाण के समय प्रजा से तेल और चावल के रूप में लिया जाने वाला योगदान। देखिए सेना भक्त कर मतलब सेना को मदद कीजिए, प्रजा से लिया जाता था तेल और चावल के रूप में। औपयानिक टैक्स है, विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट, ये गिफ्ट दिया जाता था। पार्श्व एक कर है, अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर, अगर ज्यादा लाभ हुआ तब लिया जाता था पार्श्व। क्वेस्टेक नाम है, सरकारी जलाशयों के नीचे भूमि पर लगाया जाने वाला कर। सरकारी जलाशय है उसके नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर था। परिहनिक, सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा की गई हानि के बदले में लिया जाए। सरकारी भूमि पर अगर पशु कुछ हानि कर दिया तो परिहनिक नामक टैक्स लगा दिया जाता था। रज्जु क्या था, भूमि के नाप के समय टैक्स, भूमि का नाप होगा उसका भी टैक्स देना है। विविध क्या था, पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाने वाला शुल्क, ये था विविध। सेतु देखिए फल फूल, ये बगीचा पर सेतु लगा था ना, फल फूल पर लिया जाने वाला टैक्स। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर संग्रहकर्ता को ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। अब भूमि कर जो टैक्स को संग्रह करता था उसको ध्रुवाधिकरण नाम दिया गया था। ये हम लोग देख लिए राजस्व व्यवस्था। बिल्कुल अब ध्यान से समझते चले, आराम से समझते चले, आपकी तैयारी ताकि मजबूत हो सके। अच्छे से पढ़े, एक ही बार पढ़ के आपको याद रहे सारी चीजें। अर्थव्यवस्था, आप इस क्वेश्चन को इस दृष्टि से देखिए कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र करने आ जाएगा पूरा आपका मेंस में, ये सारे पॉइंट जो है आपको काम देंगे। और पीटी में जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे चीज, रज्जु क्या था, ध्रुवाधिकरण क्या था, ये सारे चीज पीटी में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था कैसी थी तो देख रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। अब ये पूछ देगा वार्ता क्या था, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आप 3 ऑप्शन कौन कौन सटीक होंगे, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। 1 2 1 2 3 ऐसे करके पूछता है ये सारा क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे। वार्ता में देखिए क्या है, कृषि भी है, पशुपालन भी है, वाणिज्य भी है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। देखिए अदेव मात्रक की बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अदेव मात्रक मुख्य कृषि भूमि होती थी जिससे बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। निजी खेती करने पर राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। ये अदेव मात्रक कैसी थी, तो मतलब फर्टाइल भूमि बोलिए, बहुत ज्यादा फर्टाइल भूमि। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना जलोढ़ मृदा, अभी का जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा, तो वो अदेव मात्रक क्वेश्चन बोला जाता था। ठीक है। अर्थशास्त्र में धान को सर्वोत्तम, धान देखिए सर्वोत्तम फसल बोला गया है धान को। अभी भी चावल और गेहूं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत में। अर्थशास्त्र में धान को सर्वोत्तम जबकि गन्ने को निम्नतम फसल कहा गया। अर्थशास्त्र से ही
वर्ष में 3 प्रकार के फसल बोए जाने का उल्लेख होता है। देखिए 3 प्रकार का फसल। अर्थशास्त्र ही हम लोगों का मेन है, ये आप बार-बार ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में एक ही वर्ष में 3 प्रकार के फसल बोए जाने का उल्लेख है। अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स समझने का गलती बिल्कुल ना करेंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया बुक है। और 3 प्रकार के फसल बोए जाने का उल्लेख कौन है? तो हेमन रबी फसल, ग्रीष्मिक खरीफ फसल और केदा जायद फसल अभी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह था, अभी भी ये है, रबी खरीफ और जायद अभी भी है। और उस समय भी क्या नाम था? तो उस समय हेमन नाम था, ग्रीष्मिक नाम था और केदा नाम था। ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। हेमन क्या था, ग्रीष्मिक क्या था और केदा क्या था। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष, देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 12 का जो एनसीईआरटी नोट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष दासों, कारीगरों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। देखिए इसका क्या था, राजकीय भूमि पर जो सीताध्यक्ष था, राजकीय भूमि पर ये क्या करवाता था, किससे? कृषि भूमि का अध्यक्ष था। ये क्या करता था? दासों, कारीगरों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। और कृषक उपज का 1/6 से लेकर 1/4 भाग भूमि कर राज्य को देते थे। इनका काम था राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष का, कि ये लोग के हेल्प से ये उपज करवाता था और 1/6 से 1/4 भाग वो टैक्स पे के रूप में राज्य को दे देता था, बाकी अपना रख लिया। अर्थशास्त्र में वनों के प्रकार की भी चर्चा की गई। देखिए अर्थशास्त्र में सारे डिटेल दिए गए हैं। वन भी कैसे थे, जिसमें मृगवन पालतू पशुओं के लिए, पालतू पशुओं को चराने के लिए मृगवन था। द्रव्यवन उपयोगी खाना व लकड़ी के लिए, जबकि हस्तीवन हाथियों के लिए था। देखिए उस तरह भी अभी भी आरक्षित वन, अनारक्षित वन, अवर्गीकृत वन ऐसे बटे हुए हैं। तो उसमें भी वनों का प्रकार था। देखिए मृगवन था, पालतू पशु के लिए था। द्रव्यवन था, उपयोगी खानों के लिए, लकड़ी वगैरह आपको लाना है खाना बनाने के लिए, वहां से ला सकते हैं। एक हस्ती वन था जहाँ पे हाथी रहते थे। और कुपाध्यक्ष जो है वन संपदा की देखभाल करता था, कुपाध्यक्ष। अभी का रेंजर फॉरेस्टर डीएफओ जो है उसमें देखिए कुपाध्यक्ष नाम था, कुप्याध्यक्ष। बिल्कुल आपको रिलेट करके पढ़िए। व्यापार और वाणिज्य कैसा था? देखिए अभी हम लोग क्या देख लिए, अभी हम लोग देख लिए कि यहाँ पे फसल क्या कौन कौन सा होते थे, क्या था अर्थव्यवस्था का मेन आधार। अभी हम लोग देखे खेती। अब दूसरा है कि व्यापार और वाणिज्य। मेगा स्मिथ के अनुसार एस्ट्रोनोमोई, देखिए एग्रोनोमोई एक्चुअली में कहीं कहीं लिखा मिलेगा आप लोग को, एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई नामक अधिकारी सड़कों की देखभाल करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में आ चुका है। एग्रोनोमोई कौन था? एस्ट्रोनोमोई या एग्रोनोमोई जो बोलिए। नामक अधिकारी सड़कों की देखभाल करता था और दूरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडिया, देखिए दूरी निर्देशित करने के लिए स्टेडिया वहां पे यूज किया जाता था। स्टेडिया एक पैमाना था, 10 स्टेडिया की दूरी पत्थर पर स्थापित करते थे। अब स्टेडिया देखिए, एक स्टेडियम, ये स्टेडिया जो है फुल फॉर्म में दूरी का ऐसे था स्टेडियम। एक स्टेडियम का मतलब कितना होता था? तो 185 मीटर होता था। कितना होता था? 185 मीटर एक स्टेडियम। और 10 स्टेडिया बोले तो क्या हो गया? 1.85 किलोमीटर। देखिए दूरी मापने के लिए 10 स्टेडिया जो होता है, ये दूरी का पैमाना है 1.85 किलोमीटर। उसमें नाम क्या था? स्टेडिया। याद रखेंगे अभी के अनुसार किलोमीटर। पुरातात्विक साक्ष्यों से अंतर्देशीय व्यापार के प्रमाण भी मिलते हैं। मतलब अंतर्देशीय दूसरे देशों से भी व्यापार होता था। व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में ही विदेशों से व्यापार करते थे, तो अभी तो हम लोग का साम्राज्य बहुत विस्तृत हो चुका था, बहुत विकसित भी हो चुका था, तो अंतर्देशीय व्यापार बिल्कुल होंगे। कौटिल्य के अनुसार दक्षिण से बहुमूल्य वस्तुएं, मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख इत्यादि आने के कारण दक्षिण से व्यापार अधिक लाभदायक था। दक्षिण से भी व्यापार होते थे। पूर्वी तट पर ताम्र लिप्ति तथा पश्चिमी तट पर सोपारा और भड़ौच। देखिए ये पूछा गया है, भड़ौच जो है ये क्या है था? तो बंदरगाह था मौर्य साम्राज्य के समय, ये बंदरगाह थे, यहाँ से भी व्यापार होता था। उद्योग धंधों का स्थिति देखते हैं। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। बिजनेसमैन है ये लोग। श्रेणियों को पृथक न्यायालय होते थे, इनको लिए न्यायालय भी अलग बनाया गया था, ताकि उद्योग धंधा वगैरह काम जो है न्यायालय जो है जल्दी फैसला सुने, जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। अब श्रेणी न्यायालय का संबंध किससे? तो उद्योग धंधों से। और इनका जो चीफ जस्टिस है उनका महाश्रेष्ठी नाम है। देखिए श्रेणी क्या थी? तो वो शिल्पियों का संगठन था, काश्तकारों का। निगम क्या था? व्यापारियों का संगठन था। संघ क्या था? महाजनों और देनदारों का संगठन। सार्थावाह क्या था? अनाज से संबंध व्यापारियों का समूह था ये। और समय क्या था? संगठनों का के कानून का समूह। मतलब क्या क्या कानून, नियम कानून है, ये समय नाम था उनका। ये सारे देख लेंगे आप लोग। मुद्रा प्रणाली देखते हैं कैसा चलन था मुद्रा प्रणाली का। मौर्य काल तक मुद्रा का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था, मुद्रा स्टार्ट हो गया था। मुद्रा के निर्माण एवं संचालन पर राज्य का एक अधिकार था। बिल्कुल ये तब तो मेन पॉइंट हो गया, ये तो बड़े बड़े फैक्ट हो गए, तो राज्य का ही इसमें एक अधिकार होगा। मौर्य काल में मुद्राओं की 2 कोटियां, अभी भी देखिए अगर बात किया जाए कि मुद्रा वगैरह पर, तो ये डायरेक्ट सेंट्रल के अंदर आता है। अभी आरबीआई का है, तो आरबीआई को निगरानी कौन करता है? तो केंद्र ही करता है। तो उसमें भी राज्य ही देखता था। राज्य कहने का मतलब वो आप अभी का राज्य नहीं समझेंगे, वो पूरा वृहत मौर्य साम्राज्य वो राज्य कहलाता था। मौर्य काल में मुद्राओं की 2
कोष प्रवेश और व्यवहारिक थी। कोष प्रवेश दो तरह का मुद्रा का मिलता है। कोष प्रवेश था संपूर्ण राजकीय कार्य जो है सारे क्या होंगे, तो ये कोष प्रवेश से होंगे। और एक व्यवहारिक जो साधारण लेन देन में, अभी के अनुसार अगर आप देखें इसको कोरिलेट करके, तो अभी हम लोग जो भी देशीय कार्य करते हैं या फिर तो मैक्सिमम कार्य हम लोग डॉलर के रूप में करते हैं। जो भी भारत सरकार काम करेगी या विदेश से व्यापार करेगी तो डॉलर के रूप में करते हैं, और लेन देन में हम लोग रुपया का इस्तेमाल करते थे, अभी करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, उस समय जो लेन देन के लिए होता था कोष प्रवेश, देखिए कोष प्रवेश ये संपूर्ण राजकीय कार्य हो गया इसमें, और ये साधारण लेन देन, अभी का डॉलर और रुपया आप समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र से भी विस्तृत मुद्रा प्रणाली पर चर्चा की गई। विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पान पन सुवर्ण, कसारपन, माशक, काकनी तथा अर्ध काकनी आदि का उल्लेख मिलता है। इस सिक्कों का नाम था। देखिए स्वर्ण के सिक्के थे निष्क और सुवर्ण। निष्क और सुवर्ण जो थे ये सोने के सिक्के थे। चांदी के सिक्के में हो गए पन हो गए, अर्ध पन हो गए, आधा पन हो गया, रुपये हो गया, धारण हो गया, शतमान हो गया, पाद हो गया, अष्टभाग हो गया। तो ये सारे थे चांदी के सिक्के। इसमें आपका एक ऑप्शन गायब करके ऐसा एक ऑप्शन गायब करके इसमें पूछ सकता है कि कौन थे चांदी के सिक्के, कौन थे सोने के सिक्के, ध्यान रखेंगे आप लोग। तांबे के सिक्के थे मास्क, अर्ध मास्क, मास्क हो गया तो अर्ध मास्क आप याद रखेंगे, काकनी और अर्ध काकनी। चांदी एवं तांबा का मिश्रित सिक्का कशारपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कशारपन किससे बना हुआ था, तो चांदी और तांबे से मिश्रित था। मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा थी, क्या थी, राजकीय मुद्रा पन थी। इसका भार 3/4 तोले के बराबर था, 3/4 तोले सोने के बराबर था। और इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे थे, ये सारे चित्र उसमें खुदे हुए थे। सेनापति का वार्षिक वेतन देखिए 48,000 पन था। ये मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी, राजकीय मुद्रा पूछा जाएगा कौन थी, तो पन थी। व्यवहारिक मुद्रा हम लोग देखें तो व्यवहारिक मुद्रा क्या देखें, व्यवहारिक जो था साधारण लेन देन में प्रयोग किया जाता था। कोष प्रवेश राजकीय कार्यों में, लेकिन राजकीय मुद्रा अगर आपसे ये पूछे राजकीय मुद्रा क्या थी, पन। देखिए सेनापति का वार्षिक वेतन था 48,000 पन। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था पर या राजकीय टकसाल का नियंत्रक होता था। क्या नाम है इसका, लक्षणाध्यक्ष नाम है, याद रखेंगे। जबकि रूपदर्शक मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी, ये रूपदर्शक क्या था, मुद्राओं का परीक्षण करता था, देखता था कि कैसे उसकी क्वालिटी है। अब हम लोग आ जाइए देखते हैं मौर्यकालीन कला कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात पहली बार भारतीय कला के संबंध में स्पष्ट प्रमाण मौर्य कला से मिलते हैं। हड़प्पा के बाद मौर्य काल में वास्तुकला व मूर्तिकला अनोखी प्रगति हुई। वास्तुकला में क्या हुआ भाई, वास्तुकला में मौर्यों ने कला और वास्तुकला में उल्लेखनीय योगदान दिया और बड़े पैमाने पर पत्थरों के भवन का निर्माण करा, पत्थर के भवन वगैरह का निर्माण का भी शुरुआत किया। मेगास्थनीज ने के अनुसार पाटलिपुत्र में मौर्य महल ईरान की राजधानी के महल की तरह शानदार था। देखिए ये जो ईरान की राजधानी में महल बना हुआ था उसको देख के पाटलिपुत्र में ऐसा महल बनाया गया था। मेगास्थनीज ऐसा बोलता है। पत्थर के खंभों, तो बिल्कुल यही बोलेगा, ये बाहर घूम चुका है तो ये बोलेगा ये विदेश को देख के कंपैरिजन कर रहा है। पत्थर के खंभे और उनके टुकड़े के साथ आधुनिक पटना के सीमावर्ती क्षेत्र कुम्हरा में मिले हैं, जो 84 स्तंभ वाले हॉल के अस्तित्व का संकेत है। 84 स्तंभ वाले हॉल बने हुए थे, ये इसका साक्ष्य मिला कहाँ पे, आधुनिक पटना से, सीमावर्ती क्षेत्र कुम्हरा से, पत्थर के खंभों थे। प्रत्येक स्तंभ काले रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित था। उनके खंभों का शीर्ष शेर या बैल की मूर्ति कला का सुंदर नमूना था। बिल्कुल ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बनाए जाते थे, बलुआ पत्थर से उनके खंभों पर शीर्ष पर शेर या बैल का मूर्ति बना होता था। अशोक स्तंभ भी हम लोग देखते हैं तो इसमें 4 मुख बना हुआ है शेर का, जो हम लोग अशोक स्तंभ में देखते हैं। मौर्य कारीगरों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफा बनाया था। बिल्कुल ये बनाया था आप यहाँ बराबर में भी, बिहार के बराबर में भी चट्टानों को काट कर गुफा बनाया गया। तो ये वास्तुकला का उदाहरण है। शुरुआत हुआ था उसमें, सबसे पहले उदाहरण गया से 30 किलोमीटर दूर बराबर पे मिलता है, बराबर की गुफाएं बनाई गई थी। ये वास्तुकला था उस समय का। आगे लोक कला देखते हैं, लोक कला कैसी थी। मौर्य काल में मिट्टी की मूर्ति बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थी। देखिए लोक कला था जनसाधारण का कला, तो मिट्टी की मूर्ति वगैरह बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थी। सिंधु सभ्यता में ऐसा होता था। जानवरों और महिलाओं के प्रतीक से जो मिट्टी की मूर्ति बनी हुई थी, जानवरों और महिलाओं के प्रतीक मिले हम लोगों को। महिलाओं में देवियां और जानवरों में हाथी की मूर्तियां हुआ करती थी। देखिए देविया की मूर्ति और हाथी की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। इन मूर्तियों का हाथ से तैयार किया गया था। ठीक है, मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय परखम मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति है। पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां, दीदारगंज से प्राप्त चामरन धारिणी यक्षी की मूर्ति, लोहिनीपुर से प्राप्त नग्न तीर्थंकर की मूर्ति, बेसनगर से मिली है यक्षी मूर्तियां, ये सारे मिले हुए। दीदारगंज की यक्षी मौर्यकालीन मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृति मानी गई है। पूरे विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई मूर्ति नहीं। देखिए दीदारगंज की यक्षी मौर्यकालीन मूर्ति जो है
बहुत ही को सर्वोत्तम मूर्ति माना गया। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाषा एवं साहित्य कैसा था? मौर्य काल में 3 भाषाओं का प्रचलन था। कौन-कौन? संस्कृत था, प्राकृत था और पाली था। 3 भाषा था। अभी बोला जाए तो आप बोलेंगे ना हिंदी, इंग्लिश, बंगला, ये सारा बोलेंगे। अभी उस समय क्या था? संस्कृत, प्राकृत और पाली। इस युग में इन तीनों भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। जितने भी साहित्य की रचना हुई, यही 3 भाषाओं में, संस्कृत, प्राकृत और पाली में। अशोक ने इनमें से पाली को संपूर्ण साम्राज्य की राजभाषा बनाया। और अशोक क्या किया था? पाली को पूरे साम्राज्य की राजभाषा बनाया था। इसी भाषा में अपने अभिलेख भी उत्कीर्ण करना है। उत्कीर्ण किया अभिलेख भी इसी में लिखा है। ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध धर्म के विकास ने धार्मिक साहित्य की रचना को प्रभावित किया। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म का विकास, इससे धार्मिक साहित्य की रचना का विकास हुआ। वेदांगों, गृह सूत्रों, धर्म सूत्रों की रचना इसी काल में हुई। इस प्रकार बौद्ध त्रिपिटकों और जैन सूत्रों की भी रचना हुई है। वेदांगों, गृह सूत्रों और धर्म सूत्रों की रचना इसी काल में हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध त्रिपिटक और जैन, बौद्ध त्रिपिटक कौन थे? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। और जैन सूत्र वगैरह का भी रचना हुआ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र प्रथम राजनीतिक पुस्तक भी इसी काल में की रचना है। ये हम लोग जाने देखते हैं शुरू से। अब देखिए मौर्य प्रशासन के विभाग और उनके अध्यक्ष, ये आप लोगों को एक बार देख लेना है, पूरा याद रखना पॉसिबल नहीं है, आप कुछ कुछ देखते चलेंगे। अकाराध्यक्ष था खान एवं धातु कर्म का, उसको थोड़ा स्पीड देख लेते हैं आप लोग। देख अक्षपटाला अध्यक्ष, ये देखिए क्या था? लेखा जोखा था, लेखा नियंत्रण का काम करता था। आयुधा गाराध्यक्ष, आयुध विभागी क्या करेगा? जहाँ पे हथियार वगैरह का निर्माण होगा वो काम करता था। गणिका, देखिए गणिका से क्या है? तो ये मनोरंजनकर्ताओं या नियंत्रक या वेश्यालयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था गणिका अध्यक्ष। देखिए कुप्या अध्यक्ष अभी हम लोग देखे ना, वन उत्पाद वन का संरक्षक अध्यक्ष था ये। लक्षणाध्यक्ष भी अभी हम लोग देखे, टकसाल का ये प्रमुख था। लवणाध्यक्ष क्या था? तो नमक अधीक्षक था, लेकिन नमक को निर्माण वगैरह हो रहा उसका देख रेख कर। मद्राध्यक्ष परिपत्र अधिकारी था। नागाध्यक्ष देखिए क्या था? नागा वनाध्यक्ष, ये हाथी का वनपाल था। हाथी का वनपाल, फॉरेस्टर, हाथी का। नवाध्यक्ष, ये तो हम देखे थे, नवाध्यक्ष नौसेना संबंधित होगा, जहाज वाहन के नियंत्रण से संबंधित था। कोषाध्यक्ष, ये तो कोष, ये सिंपल सा है। ध्रुताध्यक्ष भी ध्रुत क्रिया संबंधित। बंधनागार अध्यक्ष, बंधन से समझ में आ रहा है, कारागार से संबंध होगा इसका। अश्वावला भी समझ में आ रहा है, अश्वाध्यक्ष अश्वरोही सेना का अध्यक्ष है। देवता अध्यक्ष, ये भी समझ में हम लोग को आ रहा है कि मंदिरों का अध्यक्ष, ठीक है। गौ अध्यक्ष राजसी मवेशियों का, तो यहाँ पे गाय का सेंस आया है, तो मवेशियों का था। मनाध्यक्ष क्या था? सर्वेक्षक और समय पालक था। ये आप लोग सारे देख लेंगे, हालांकि बहुत सारे नाम पढ़ने से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पनाध्यक्ष देखिए, पन्याध्यक्ष था, राज्य व्यापार नियंत्रक, व्यापार वगैरह का नियंत्रण करता था। पैतवाध्यक्ष, ये माप तौल का था। पत्याध्यक्ष था, देखिए पैदल सेना का अध्यक्ष था। पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाह, पत्तन आ गया, बंदरगाह संबंधित होगा। संस्था निजी व्यापार नियंत्रक था, संस्था अध्यक्ष बोलते हैं। सीताध्यक्ष, ये राजकीय भूमि का था, ये हम लोग देखे थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सूनाध्यक्ष क्या है? पशुओं का रक्षक, बूचड़ खाना का नियंत्रक। सूराध्यक्ष क्या है? तो मदिरा, सूरा से समझ में आ रहा है, मदिरा से ही संबंधित होगा, मदिरा अध्यक्ष। सूत्रा, वस्त्र का, सूत्र वस्त्र का, सूत्रा से सूती वस्त्र होते हैं ना, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। सूत्राध्यक्ष वस्त्र से सा। विविताध्यक्ष क्या था? चारागाह नियंत्रक। सुवर्णाध्यक्ष, सुवर्ण स्वर्ण से संबंधित है, तो कीमती धातु आभूषण का अध्यक्ष। देखिए शुल्काध्यक्ष है एक, ये भी समझ में आ रहा है हम लोगों को कि सीमा शुल्क वगैरह टैक्स वगैरह लेता होगा। कोष्टागारा अध्यक्ष है, ये गोदाम का संरक्षक है। लोहाध्यक्ष से भी समझ में आ रहा है कि धातु वगैरह का अध्यक्ष है ये। और रथाध्यक्ष से रथ वगैरह को देखता होगा। ये सारे अध्यक्ष थे। ये क्या थे? तो ये आपके विभाग थे और उनके अध्यक्ष, इतने विभाग में बांटा गया और उनके अध्यक्ष थे ये सारे। कितनी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी, सोचिए आप लोग। मौर्य काल के विभिन्न पदाधिकारी देखिए कौन कौन थे। एक युक्त थे, ये इनका काम क्या था? जिले के अधिकारी होते थे, राजस्व वसूल करते थे, उसका लेखा जोखा रखते थे और सम्राट की संपत्ति का भी प्रबंध करते थे। ये युक्त, ये जिले के अधिकारी। जिला क्या था? तो हम लोग जिला देखे थे कि क्या था? मंडल था, मंडल को बांटा गया था किसमें? जिला में। जिला बोलिए या इसको विषय भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विषय बोला जाता था। ये हम लोग डिस्कस किए थे करके। अगर आप पर डे क्लास नहीं देख रहे तो उसको ध्यान से देखिए, आप लोग को आगामी परीक्षा में बिल्कुल हेल्प होगा। राजूक क्या है? इस प्रकार के पदाधिकारी भूमि की पैमाइश के लिए अपने पास रस्सी रखते थे, वे आजकल के बंदोबस्त अधिकारी के भांति होते थे। ये राजूक मतलब भूमि का नाप वगैरह करना था इसका। प्रादेशिक क्या है? तो ये मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, प्रदेष्टा प्रादेशिक बोलते थे इसको। ये आजकल के संभागीय आयुक्त, मतलब आयुक्त जैसा है, जो कमिश्नर वगैरह होते हैं। धम्म महामात्र क्या था? तो इनका कार्य है विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाना है इनका काम। राजा उनके परिवारों के सदस्यों को धर्म दान प्रदान करना, धर्म के बारे में शिक्षित करना, उनकी समुचित व्यवस्था करना, यह धम्म महामात्र का काम था। रुयाध्यक्ष क्या है भाई? तो ये महिलाओं के नैतिक आचरण के देखरेख करने वाला एक अधिकारी है रुयाध्यक्ष। ब्रजभूमि क्या है? गोचर भूमि के में बसने वाले गोपों की देखरेख करने वाला ये एक अधिकारी। राजूक क्या है? ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए बनाया गया था। अप्रादेशिक है, जिला अधिकारी, महामात्र, उच्च अधिकारी, नगर प्रशासनिक से संबंधित और एक प्रतिवेदक है। इनका कार्य सम्राट को विभिन्न सूचना देना था। ये
हम लोग आज मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे खत्म होता है हम लोग का। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए। अगर आप वीडियो ध्यान से नहीं देखें तो दोनों लेक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, बार-बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और इसी तरह से मेहनत मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।